हेलो फ्रेंड्स, एबीएफएम का ये नेक्स्ट वीडियो यानी कि लास्ट वीडियो आज हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारा इवैल्यूएशन मेथड्स यूजिंग फॉरेन करेंसी अप्रोच। तो इससे पहले का जो हमने वीडियो यहाँ तक कंप्लीट किया था, ठीक है, इसमें हमने देखा था कि जो होम करेंसी अप्रोच है उसकी हेल्प से कौन कौन से इवैल्यूएशन मेथड्स हैं और हमने चार मेथड्स डिस्कस किए थे। एक था हमारा पे बैक पीरियड, दूसरा था इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, तीसरा था नेट प्रेजेंट वैल्यू और चौथा था हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ये चार मेथड हम लोग होम करेंसी अप्रोच की हेल्प से सॉल्व कर चुके हैं। अब इन्हीं चार मेथड्स को, जिसको हमने इवैल्यूएशन मेथड्स का नाम दिया है, तो इन्हीं चार मेथड्स को हमें फॉरेन करेंसी अप्रोच की हेल्प से इसको सॉल्व करना है। फॉरेन करेंसी अप्रोच हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो पेमेंट आती है उसको रुपये में जो है कन्वर्ट नहीं करते, फॉरेन करेंसी को डायरेक्ट इस्तेमाल करके जो है सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पे जो इन्हीं चार मेथड को हम फॉरेन करेंसी अप्रोच से आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला आपका आएगा पे बैक पीरियड मेथड। तो पे बैक पीरियड मेथड के बारे में हम लोगों ने पहले से डिस्कस किया था। ये उस टाइम को बोलते हैं, मान लीजिए आपने $100 खर्च किए, ठीक है, $100 से आपने अपनी फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट किया, तो ये आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। पहले साल मान लीजिए आपको $20 की कमाई हुई फर्स्ट ईयर, दूसरे साल मान लीजिए आपको $40 की कमाई हुई और तीसरे साल आपको $40 की कमाई हुई और चौथे साल मान लीजिए $20। तो 4 साल का आपको डेटा दिया गया। अब इसमें क्या होगा कि हमने $100 क्या किए, खर्च किए। तो पे बैक पीरियड उस टाइम को बोलते हैं कि जो पैसा हमने खर्चा किया वो पैसा वापस आ जाए। और क्योंकि हम फॉरेन करेंसी अप्रोच से इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा था ना कि हमें फॉरेन करेंसी अप्रोच की हेल्प से इवैल्यूएशंस करने हैं, तो चार इवैल्यूएशंस के मेथड्स है और हमें फॉरेन करेंसी अप्रोच इस्तेमाल करनी है। तो इसीलिए जो हमारी करेंसी है इसको हम लोग रुपये में कन्वर्ट नहीं करेंगे, सीधे हम फॉरेन करेंसी जो डॉलर है उसको एज इट इज लेके सॉल्व करेंगे। तो हमारे को जो है $100 पूरे करने हैं। पहले साल $20 खर्च हुए, दूसरे साल, सॉरी ये हमारी इनफ्लो है, ठीक है, तो पहले साल $20 की कमाई हुई, दूसरे साल 40, तीसरे साल 40 और चौथे साल 20। अगर हम इन चारों को ऐड करते हैं तो आ जाएगा $120। पर ये ज्यादा हो गया, हमें सिर्फ $100 का चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 3 साल का ऐड कर देंगे। 20 + 40 60, 60 + 40 100। तो $100 की कमाई में आपको कितने साल लगे, 3 साल लगे। तो इसलिए जो है 3 साल हमारा क्या हो जाएगा इसमें, पे बैक पीरियड, ठीक है। तो पे बैक पीरियड इस केस में क्या होगा, 3 ईयर्स। और क्योंकि ये फॉरेन अप्रोच है तो हम क्या करेंगे, जो करेंसी हमारे को जो पेमेंट मिल रही है ना इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो उसको हम लोग रुपये में कन्वर्ट नहीं करेंगे। फॉरेन अप्रोच में सीधे फॉरेन करेंसी से हम लोग कैलकुलेशन इसमें करेंगे। तो $100 है, पहले साल $20, दूसरे साल 40, तीसरे साल 40, सीधे इनको जोड़ देंगे, $100 जो है पूरा हो जाना चाहिए। मान लीजिए तीसरे साल 40 ना होकर यहाँ पे 50 दिया होता, जैसे एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, तो 50 दिया है, तो पहले साल 20, दूसरे साल 40, तो 2 साल में तो $60 हो जाता। हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए 100, तो कितना कम पड़ गया, 60 + 40, 40 कम पड़ गया। तो हमें तीसरे साल 40 चाहिए था, पर तीसरे साल कमाई कितने की हुई है, $50 की हुई है। तो हम क्या करेंगे, 2 साल का तो ले लेंगे प्लस 40 ÷ 50, इसको डिवाइड करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी तो दो में वो जुड़ जाएगा। ठीक है, पॉइंट्स में भी जो हमारा आंसर आ सकता है। ऐसा नहीं बोल सकते कि हम पूरा 2 साल में रिकवर होगा, क्या पता 2.5 मतलब 2.5 साल में भी रिकवर हो सकता है या 3.5 साल में भी रिकवर हो सकता है। तो इसीलिए जो है हमें इस तरह से सॉल्व करना है। ये हम ऑलरेडी इससे पहले अपने जो होम करेंसी मेथड है ये हमने समझा था कि जब जो है तीसरे साल मान लीजिए $50 की कमाई हुई, उसमें से हमें सिर्फ 40 चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम 40/50 इस तरह से जो उसको कैलकुलेट करते हैं। मतलब हम देखते हैं कि तीसरे साल में, पूरे साल में $50 की कमाई हुई, तो कितना टाइम लगेगा $40 कमाने में, तो 40 ÷ 50 इस तरह से हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पे आते हैं, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, ये वही जो आपका 10.5 एग्जाम्पल है ना, उसी को लेके इन्होंने सारा सॉल्व किया हुआ है। तो $100 इन्वेस्ट किया था, 30 40 50 50, तो ये हमारी कमाई हुई। ठीक है, तो हमें देखना है कि जो हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की $100 की, उसको रिकवर होने में कितना टाइम लगा। तो पहले साल $30 रिकवर हो गए, ठीक है, फर्स्ट ईयर का कैश इनफ्लो 30 है, दूसरे का 40 है, तो 40 + 30 कितना हो गया, ये हो गया हमारा $70। यानी हम लोगों ने 2 साल में जो है $70 की रिकवरी कर ली। हमें कितने चाहिए, हम लोगों को चाहिए $100। तो अगर हम ये जो तीसरा साल अगर इसको इसमें हम ऐड करते तो 70 + 50 तो $120 आ जाएगा, ज्यादा आ जाएगा। तो हमें पूरा 120 नहीं, हमें तो सिर्फ 100 चाहिए, मतलब जितना हमने इन्वेस्ट किया हमें वो पैसा वापस चाहिए। तो अभी हमारे पास कितना बचा है, 2 साल में हमने कमाए $70, तीसरे साल हमारी कमाई हुई $50, तो तीसरे साल में 50 लाख डॉलर, ठीक है, ये सब डॉलर में दिया है। तो तीसरे साल हमें $50 जो है कमाई हुई, और हमें कितना चाहिए, हमें कितना कम पड़ रहा है, 70, और हमें 100 चाहिए, तो 30 कम पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, पूरा 50 ना लेके 30 इसमें से लेंगे। तो तीसरे साल $50 की हमने कमाई की, ये सब पीछे वैल्यूज इन लैक्स है, ठीक है, तो वो हमें याद रखना। अगर मैं 50 बोल रही हूँ तो $50 लाख इस तरह से। तो तीसरे साल मान लीजिए हमने $50 की कमाई की, पर हमें सिर्फ 30 चाहिए, तो $30 कमाने में कितना टाइम लगा होगा, तो टाइम लगा होगा 30 ÷ 50। ठीक है, सिंपल इस तरह से कैलकुलेशन करो। ये तो 2 साल में हो गया, तो 2 + 30/50, तो वही कैलकुलेशन देखिए यहाँ पे किया गया। हम क्या करते हैं, कैलकुलेटर लेते हैं और 30/50 करेंगे। 30 को 50 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.6। तो क्या आ जाएगा, 2 साल तो इसमें लगे ही थे, और 0.6 टाइम में आपका बाकी का जो $30 है वो रिकवर हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2.6 ईयर। हम चाहे तो इस 0.6 को क्या कर सकते हैं,
इस 0.6 को हम लोग ईयर को मंथ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 0.6 एक साल में 12 महीने, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 7.2। तो 7.2 मंथ्स हम बोल सकते हैं या 0.6 ईयर बोल सकते हैं, एक ही बात इसमें हो जाएगी। ठीक है, तो 2 साल एंड 7.2 मंथ्स, ये हमारा आंसर इसमें हो जाएगा। तो सिंपल सा कैलकुलेशन था, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट इसमें नहीं रहा आपके लिए। जो पैसा इन्वेस्ट किया और कितना कितना जो है इनफ्लो आ रहा है, उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सो सिंपल है, हमारा बस फर्क इतना है कि यहाँ पे हम लोग डॉलर में सीधे वैल्यू इस्तेमाल कर रहे हैं, और इससे पहले जो हमने वीडियो देखा था, इससे पहले वाला पार्ट, तो वहाँ पे हमने रुपये में कन्वर्ट किया था, क्योंकि हम वहाँ पे होम करेंसी अप्रोच इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे बोला है कि हमें फॉरेन करेंसी अप्रोच इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि फॉरेन करेंसी अप्रोच इस्तेमाल कर रहे हैं तो डॉलर को हम डॉलर में ही इस्तेमाल करेंगे, उसको रुपये में कन्वर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो $100 का हमारा जो है इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया। पहले साल जो कैश इनफ्लो हुआ वो हुआ $30, दूसरे साल हुआ $40, यानी 2 साल में हम लोग $70 अर्न कर चुके। कितने डॉलर कम पड़ गए, $30 कम पड़ गए। 70 में अगर हम 30 जोड़ते तो $100 हमारे पूरे हो जाते, तो उस टाइम को हम लोग अपना पे बैक पीरियड बोलते। तो 2 साल तो हमारा है 70, जो कम पड़ गया 30, वो हम तीसरे साल ले लेंगे। तो तीसरे साल हमने $50 की कमाई की और हमें सिर्फ $30 चाहिए, तो कितना टाइम लगेगा, 30 डिवाइडेड बाय 50। 30 को आप लोग 50 से डिवाइड करेंगे तो 0.6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो 2 साल में रिकवर हो गया। 2 प्लस 0.6 तो कितना आ जाएगा, 2.6। तो 2.6 ईयर में ये कंप्लीट इसमें हो जाएगा। 0.6 ईयर को आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं 12 से, और ये आ जाएगा 7.2। तो इसको आप, ये जो 0.6, ये जो ईयर है ना, 0.6 ईयर में आप बोल सकते हैं 7.2 मंथ्स है। सिंपल है, एक साल में 12 महीने हैं, तो 0.6 ईयर में कितना हो जाएगा, 0.6 इंटू में 12, तो ये हो जाएगा 7.2 मंथ्स। ठीक है, 2 ईयर्स तो आपका था ही, 2 ईयर्स एंड 7.2 मंथ्स, तो ये आंसर हमारा इसमें हो जाएगा। तो एक हमने देख लिया। अब हम सेकेंड अप्रोच पे आ जाते हैं, वो है हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू अप्रोच। नेट प्रेजेंट वैल्यू में कौन सा हम लोगों ने फॉर्मूला इस्तेमाल किया था, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारा, जो भी हमारी कैश इनफ्लो हो रही है ना, कैश इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू कितना है, कैश इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू कितना है माइनस हमने कितने का इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया, बस इनके डिफरेंस को बोलते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू सिंपल सा है, जो हमारी कैश इनफ्लो हुई है उसको प्रेजेंट वैल्यू कितना है माइनस हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने का किया, तो उसके डिफरेंस को बोला जाएगा नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये हम ऑलरेडी पुराने वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि इन्होंने जो आपको जो चैप्टर बनाया ना, पूरा चैप्टर ऐसा बनाया कि एक ही एग्जाम्पल है, क्वेश्चन एक ही, और उसी को लेके कई सारे आपके 7-8 एग्जाम्पल, सेम जो क्वेश्चन है उसको लेके कई सारे एग्जाम्पल्स इसमें बनाए। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं, कैश इनफ्लो कितने का हुआ और इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने की हुई वो हम देखते हैं। ये इन्होंने यहाँ पे भी आपको सॉल्व करके बताया, आप चाहे तो यहाँ से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट हम ये ऑलरेडी जो है आपका कहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। ये हमने यहाँ देखा है, प्रेजेंट वैल्यू हमने जो है फॉरेन अप्रोच से कैलकुलेट की थी ना, हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। हम लोग इस पेज पे आएंगे, मतलब सेम चीज को रिपीट किया हुआ है, तो रिपीट करने से अच्छा आप लोग उन्हीं वीडियोस को देख लीजिए, ऑलरेडी इस चैप्टर के कई सारे पार्ट आपके बन गए हैं। तो ठीक है, यहाँ से देखिए, ये आपका पेज नंबर 222 में हमने देखा था ना, फॉरेन करेंसी अप्रोच के इस्तेमाल से कैसे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो उसमें यही था ना कि यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो यूजिंग फॉरेन करेंसी अप्रोच। तो फॉरेन करेंसी अप्रोच की हेल्प से कैसे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वो हमने यहाँ पे देखा था, ये वाला एग्जाम्पल आपका। ठीक है, हमने होम करेंसी अप्रोच देखा था तो 10852, तो इससे पहले वाला जो हम एग्जांपल देख रहे थे वहाँ पे हमने ये इस्तेमाल किया था, क्योंकि होम करेंसी अप्रोच था। इस बार फॉरेन करेंसी अप्रोच से हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, तो हम देखेंगे कि फॉरेन करेंसी अप्रोच से हमारा प्रेजेंट वैल्यू कितना आया था। तो ये पूरा जो सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है वही चीज़ उन्होंने दोबारा रिपीट की है। तो हमारा जो प्रेजेंट वैल्यू कितना आया था वो आया था 10844। ठीक है, इस वैल्यू को आप याद रखेंगे, प्रेजेंट वैल्यू 10844। कितने का हमने इन्वेस्ट किया था इनिशियल, इनिशियल इन्वेस्टमेंट यहाँ से भी आप देख सकते हैं, डेटा सेम इस्तेमाल किया, $100, $100 का इन्वेस्टमेंट किया था। और उस टाइम पे $1 की कितनी वैल्यू थी स्पॉट रेट, वो था 80। तो $100 का क्या होगा, 100 × 80, तो ये आ जाएगा आपका 8000। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट हमने की 8000 की, और आपका जो कैश, जो प्रेजेंट वैल्यू है आपके कैश का, वो कितना है 10844। ठीक है, तो इन्हीं वैल्यूज को हम लोग इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू 10844। अगर आपको जानना है कि कहाँ से है, ये जो कैलकुलेशन आप देख सकते हैं, पुराने वीडियो में ऑलरेडी कर चुके हैं ये सब। अगर आप लोग सीरियल वाइज वीडियो देख रहे हैं तो आपको मालूम होगा ये हमने कैसे सॉल्व किया था। ठीक है, इसी कैलकुलेशन को ना दोबारा इन्होंने दिया हुआ है। चलिए आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पे, यहाँ पे आपका 10844, तो ये वही कैलकुलेशन जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, और 8000 का इनिशियल इन्वेस्टमेंट ये भी हम ऑलरेडी पुरानी वीडियो में देख चुके हैं। मैंने आपको बताया था कौन सा है ये, 10.5 जो एग्जाम्पल है ना वही वाला दिया गया। तो क्या करना है, हमें बस इसका डिफरेंस लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे
ये वैल्यू आई है आपकी 10844। फॉरेन करेंसी मेथड से जो प्रेजेंट वैल्यू है ना वो हमें लेना है, माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट 8000 का। तो 10844 में से आप लोग 8000 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये आ जाएगा 10844 माइनस 8000, तो हमें मिलेगा 2844। ठीक है, कितना आ जाएगा 2844। तो यही हमारा 2844 आ जाएगा हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू। दो चीजें हमारी सॉल्व हो चुकी हैं। ठीक है, दो चीज। अब तीसरा हमें क्या सॉल्व करना है, IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में भी हमें बिल्कुल वही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। हमने कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया था, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है कि जो भी हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो आ जाए, ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो आ जाए उसी को हम बोलते हैं IRR। और नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो होना चाहिए और कैश इनफ्लो कितने का हुआ वो हमें देखना पड़ेगा, माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने की। तो इस इनिशियल को यहाँ भेज देते हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू कैश इनफ्लो। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इसको ऐसे लिखेंगे, कितने का हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू कैश इनफ्लो। ठीक है, कैश इनफ्लो को हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू, यहाँ पे फॉर्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर का पावर एन। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होगा फ्यूचर वैल्यू 1 प्लस आर का पावर एन। तो हमें क्या चाहिए, हमें तो प्रेजेंट वैल्यू चाहिए है ना, कैश इनफ्लो हमें प्रेजेंट वैल्यू इसमें चाहिए। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा फ्यूचर वैल्यू, हमारा 4 साल का था तो हम लिखेंगे F1 1 प्लस आर का पावर 1, ऐसी F2 1 प्लस आर का स्क्वायर, ऐसी F3 1 प्लस आर का क्यूब, और F4 1 प्लस आर का पावर 4 इज इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट। हमने स्टार्टिंग में कितना इन्वेस्ट किया, ठीक है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो ये सारी वैल्यूज हमें रखनी है और सीधी, क्योंकि हम फॉरेन करेंसी मेथड से कर रहे हैं तो डायरेक्टली हमें डॉलर में जो है इस्तेमाल करना है। जो वैल्यूज डायरेक्ट दी है उसको हम ऐसे इस्तेमाल करेंगे। F1 F2 F3 F4 कितना है देखेंगे यहाँ से। क्वेश्चन आपका कहाँ दिया था, ये देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया था। F1 है आपका 30, F2 है 40, F3 है 50 50। ठीक है, इसको हम रखेंगे, F1 के बदले रखेंगे 30, F2 के बदले 40 50 50। सीधे ये डॉलर में दिया, ठीक है, $30 $40 50 और 50 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर प्लस 1 प्लस आर का स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर का क्यूब। मतलब तीसरे साल के लिए तो यहाँ 3 आ जाएगा क्योंकि फॉर्मूला होता है पावर n। तो n की वैल्यू पहले साल के लिए 1 होगी, दूसरे साल के लिए 2, तीसरे साल के लिए 3 और चौथे के लिए 4। लिख दिया। इनिशियल इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में कितना इन्वेस्ट किया था, फिर से क्वेश्चन पाएंगे। इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमने की है 100 लाख की, $100 यानी $100 की। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बदले $100। अब हमें क्या करना है, हमें आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी, फिर से वही हिट और ट्रायल। हम आर की, हमें जो है 4 ऑप्शंस दिए होंगे जनरली, ठीक है, तो हम आर की वैल्यूज पुट करेंगे एक एक करके। पहली वैल्यू पुट करेंगे और उस पूरे राइट साइड को सॉल्व करेंगे और देखेंगे 100 आ रहा है कि नहीं आ रहा। नहीं आएगा तो फिर दूसरे वाले आर की वैल्यू लेंगे, नहीं आएगा तो तीसरा आर की। तो हमें बस हिट और ट्रायल मेथड इस्तेमाल करना है। ठीक है, और हिट और ट्रायल के ऊपर हम ऑलरेडी कई वीडियोस देख चुके हैं कि कैसे इसको किया जाता है। जो आपके पहले के जो चैप्टर्स थे जहाँ पे ये आपका IRR का कैलकुलेशन था, वहाँ भी हमने हिट और ट्रायल देखा था कि कैसे इसको बढ़ाते हैं घटाते हैं। आर की कोई आपने मान लीजिए वैल्यू पुट की और उससे आपको कुछ वैल्यू मिली, मान लीजिए $120 आ गया आंसर। ठीक है, तो क्योंकि आंसर बढ़ गया है, इसको हमें घटाना है, तो हमें आर की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। जैसे जैसे आप आर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये वैल्यू आपको कम मिलती जाएगी, जबकि वैल्यू है ना इनिशियल इन्वेस्टमेंट की, ये कम होती जाएगी। तो अगर आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है घटाना है वो डिपेंड करेगा, क्योंकि ये हिट और ट्रायल है। तो आप आर मान लीजिए आपने 20 पुट कर दिया, तो देखा 20 के हिसाब से वैल्यू 120 आ गई, यानी बड़ी वैल्यू आ गई, इसको हमें घटाना है। इसको घटाना तो आर को हमें बढ़ाना पड़ेगा। अब हम आर को 20 के बदले 22 पुट करेंगे तो वैल्यू घट के मान लीजिए 110 आ गई। हमें तो 100 चाहिए और घटाना है, इसको हमें और कम करना है, तो आर को हम और बढ़ाएंगे, तो 20 22। अब हम एक काम करेंगे 24 पुट कर देंगे। तो इस तरह से आर को बढ़ाते चलेंगे और वही हिट और ट्रायल आपका काम करेगा। ठीक है, लेकिन आपको परेशान नहीं होना, हिट और ट्रायल की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर IRR आपके एग्जाम में पूछा गया है तो आपको जो 4 ऑप्शंस दिए होंगे आप बस अपने ऑप्शंस मैच कीजिए, आर के बदले पुट कीजिए वैल्यूज और 100 आना चाहिए। तो जब भी 100 आएगा तो वही हमारा आर होगा और आर हमारा होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ पे बुक में छोटा सा मिस्टेक है, मैं आपको बताती हूँ क्या है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट $100 का था और यहाँ पे देखिए इन्होंने $80 लिखा। बाकी सब कुछ ठीक है, 30 40 50 50 बाकी सब कुछ ठीक है। बस यहाँ पे जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है इसको उन्होंने क्या कर दिया, 80 कर दिया। और यहाँ पे देखिए $100 है ये, ठीक है। बाकी 30 40 50 50 बाकी सब कुछ सेम है, मैच कर रहा है। बस जो यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट $80 बोला है, लेकिन आप लोग यहाँ से देखिए आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 80 नहीं, ये था हमारा $100, तो वहाँ पे आपका $100 आना चाहिए। ठीक है, बस एक यही मिस्टेक है, अदरवाइज यहाँ पे बाकी सब कुछ ठीक है। ठीक है, उसी तरह से आपको यहाँ पे 100 वैल्यू इस्तेमाल करनी है क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका 80 नहीं $100 का दिया गया। बाकी आप सेम डॉलर में पुट करेंगे, आर की वैल्यू आपको जो है
मिल जाएगी, वही हमारा होगा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। एक लास्ट आपका इसमें और बचा, वो आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के लिए हमने एक फॉर्मूला याद किया था ना। फॉर्मूला क्या था, जब हम नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, जो भी हमारी कैश इनफ्लो हुई है उसकी प्रेजेंट वैल्यू, कैश इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू में इनको हम लोग माइनस करते हैं, और मैंने ट्रिक क्या बताई थी कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में इनको माइनस नहीं करना, इनको डिवाइड कर दीजिए, फॉर्मूला सेम रहेगा। तो कैश इनफ्लो कितना हुआ है डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो आपकी कैश इनफ्लो को आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करेंगे और आपको प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है मिल जाएगा। अब हम देखेंगे कि कैश इनफ्लो कितनी हुई है और इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है, ये भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जो भी हमारी कैश इनफ्लो की जो प्रेजेंट वैल्यू कितनी हुई है, ये हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू वाले में सॉल्व किया था। सॉल्व भी नहीं किया था हमने, ऊपर से वैल्यू उठाई थी, वो हमने ऑलरेडी सॉल्व किया था एक्चुअली। तो ये देखिए, जब आपने नेट प्रेजेंट वैल्यू देखा था तो आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू है कितनी आई थी, 10,844। और ये कहाँ से आया था, ये भी हमने देखा था 10.5 जो एग्जाम्पल है, फॉरेन करेंसी जो मेथड हमने इस्तेमाल किया था प्रेजेंट वैल्यू के लिए, तो वहां से ये 10,844 आया था। और आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था, 8,000। नेट प्रेजेंट वैल्यू में इनको आपस में माइनस करते हैं, लेकिन अगर आपको प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स चाहिए तो इनको आप क्या करेंगे, रेशो लेंगे, 10,844 डिवाइडेड बाई 8,000। बस रेशो आपको लेना, आपस में डिवाइड करना है, वही आ जाएगा। तो कुल मिला के आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। एक छोटा सा डिफरेंस है, यहाँ पे हम करते हैं माइनस और यहाँ पे हम करते हैं डिवाइड। किसको, जो भी आपकी कैश इनफ्लो हो रही है उसकी प्रेजेंट वैल्यू को और इनिशियल इन्वेस्टमेंट को। यहाँ भी वही है, कैश इनफ्लो जो हो रही है उसकी प्रेजेंट वैल्यू और आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसको। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 10,844 को 8,000 से क्या करना है, डिवाइड करना है। चलिए कैलकुलेटर ले लेते हैं हम लोग। कैलकुलेटर में क्या करेंगे, 10,844 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 8,000 से। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.355, 1.355। वही आपका देखिए प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स दिया गया 1.3, उनको आपस में डिवाइड करना। ठीक है, ये कैलकुलेशन उन्होंने बार बार सेम कैलकुलेशन रिपीट कर करके आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये हमने कैसे कैलकुलेट किया है ये चीज़ हम ऑलरेडी देख चुके हैं पुरानी वीडियोस में। एक्चुअली वैल्यूज भी सेम है, कुछ वैल्यूज में चेंज होता है तो हम दोबारा देखते हैं, वैल्यूज भी सेम है, आंसर भी सेम है। तो सेम कैलकुलेशन को बार बार करके इन्होंने दिया हुआ है, और आप लोग ये ऑलरेडी देख चुके हैं, तो आप लोगों को इसमें कोई इसमें डाउट इसमें नहीं आएगा। तो आपने जो कैश इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू वो देखी थी 10,844, और जो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो था आपका 8,000। इनको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 1.356 आपका प्रॉफिटेबल इंडेक्स इसमें हो जाएगा। ठीक है, सेम है। और एक शॉर्ट में इसको हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या देखा था। देखिए, नेट प्रेजेंट वैल्यू और आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बहुत सिंपल है। इसमें करना क्या है, जो भी आपकी कैश इनफ्लो है ना, जितनी भी आपकी कैश इनफ्लो सबको जोड़ दीजिए, उसका प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालना है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, इनफ्लो मतलब जो पैसा आ रहा है, माइनस आपने कितना इन्वेस्ट किया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, वो है नेट प्रेजेंट वैल्यू। पीआई में क्या करना है, जो आपने माइनस लगाया इसके बदले आप रेशो लगा दीजिए, बाकी सेम है। जो भी आपकी कैश इनफ्लो हुई है उसको आप लोग डिवाइड करेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट से। तो दो फॉर्मूले आपको सिंपल याद हो गए। तीसरा क्या था हमारा, तीसरा था पे बैक, कितने टाइम में पैसा वापस आ जाता है। तो पे बैक भी बहुत सिंपल है। हमने कितना इन्वेस्ट किया, मान लीजिए 100 रुपये इन्वेस्ट किए, पहले साल 50 की कमाई हुई, दूसरे साल 50, 2 साल में रिकवर हो गया। जो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट था, मान लीजिए पहले साल 50 रुपये की कमाई की, दूसरे साल 50, तो 2 साल में हमारे 100 रुपये रिकवर हो गए। तो इस केस में पे बैक पीरियड कितना आ जाएगा, 2 ईयर आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर हमने 100 रुपये नहीं, हमने सिर्फ 80 रुपये लगाए होते, तो उस केस में पहले साल हमने 50 रुपये कमाए और दूसरे साल 50 कमाए, बट हमें दूसरे साल के लिए कितना चाहिए, सिर्फ 30 चाहिए। तो दूसरे साल आपने 50 रुपये की कमाई की पूरे साल भर में, तो 30 रुपये की कमाई में कितना टाइम लगेगा, 50 रुपये तो आपने एक साल में कमाए, और 30 रुपये के लिए लगेगा 30 डिवाइडेड बाई 50। इसको सॉल्व करेंगे तो वो आपका पे बैक आ जाएगा। तो पे बैक में जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया होता है उसको रिकवर होने में कितना टाइम लगता है, तो वही होता है पे बैक पीरियड। ये तीसरा कंसेप्ट हो गया। लास्ट आपका आता है आईआरआर। तो आईआरआर में होता क्या है, जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है इसको आप जीरो पुट कर दीजिए। जीरो पुट करने से यहाँ पे एक आर होता है, जैसे हम लोग प्रेजेंट वैल्यू में फॉर्मुला लगाते हैं ना, कौन सा फॉर्मुला लगाते हैं, प्रेजेंट वैल्यू का हम ये लगाते हैं, फ्यूचर वैल्यू 1 + r⁴n। तो यहाँ पे आपकी जो है 4 प्रेजेंट वैल्यू होगी ना, F1 F2 F3 F4, और वहाँ पे आपका R1 R2 सॉरी R तो आपका सेम रहेगा, ये बदल जाएगा। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू को हमें जीरो पुट करना होता है। इसको यहाँ पे दिखते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, 3 हम लोग देख चुके हैं, बस लास्ट वाले को मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ कि आईआरआर को किस तरह से जो हमें करना होता है। तो आईआरआर का मतलब है कि जब हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो है तो उसी को हम लोग बोलते हैं आईआरआर, यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो ऐसे देखेंगे, ये जो प्रेजेंट वैल्यू उसके लिए हम क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होगा फ्यूचर वैल्यू 1 + r⁴ प्लस F2 1 + r² प्लस F3 1 + r³ और F4 1 + r⁴। ठीक है, ये हो गया, माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपने कितने की।
ठीक है, अब इनिशियल इन्वेस्टमेंट इधर माइनस में, इधर आके चला जाएगा प्लस में, तो 0 प्लस इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू F1 1 प्लस आर का पावर 1 प्लस F2 1 प्लस आर का पावर 2 प्लस F3 1 प्लस आर का पावर 3 और F4 1 प्लस आर का पावर 4। अगर आप लोग फॉरेन करेंसी मेथड से कर रहे हो तो F1 F2 F3 F4 सब कुछ आपको डॉलर में सीधे दिया होगा, जैसे पहले साल शायद 30 20 50 50 ऐसे आपको सीधे डॉलर में वैल्यू पुट करनी है, और जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपने जो $100 लिखा उसको भी सीधे आपको $100 यहाँ पुट करना है। ठीक है, 1 2 3 4 जो आर है, आर की वैल्यू आपको हिट और ट्रायल मेथड से सॉल्व करना है। तो जो आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है, तो आईआरआर में क्या होता है, आर की वो वैल्यू जब नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 आ जाए, तो वही आपका डेफिनेशन है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो हमें आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। F1 पहले साल का कितना कैश फ्लो है, 30 20 50 50 ये सब कुछ दिया हुआ हमें, ये सारी वैल्यूज गिवन है, ये वैल्यू गिवन है, बस हमें आर कैलकुलेट करना है। हम सिर्फ हिट और ट्रायल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, उसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा तरीका नहीं है। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आर आ जाएगा, वही आपका हो जाएगा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, चलिए हमने इसको रिवाइज भी कर लिया और वही चीज इन्होंने यहाँ पे रिपीट की। इसके साथ ये जो टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। इसमें बोला गया, वन कैन नॉट फॉरगेट टू असर्टेन द इम्पैक्ट ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग ऑन क्रॉस कंट्री इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो जब भी आप बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जो ट्रांसफर प्राइसिंग का जो मैकेनिज्म है उसका इम्पैक्ट वो भी हमें देखना चाहिए। इसमें होता क्या वो समझते हैं। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डिप्लॉयमेंट, OECD बोलते हैं, हैज़ बीन ट्राइंग एंड सक्सेसफुली सो टू एलिमिनेट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इन इंटरनेशनल ट्रेड। जब भी हम इंटरनेशनल ट्रेड या ट्रांजेक्शन करते हैं तो होता क्या है कि जो पैसा जो है, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, उसने बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है इन्वेस्ट अर्न किया। ठीक है, तो एक कंपनी ने मान लीजिए बहुत अच्छा पैसा अर्न किया, डॉलर या रुपीस कहीं पे भी, उसने उस पैसे को ऐसी कंट्री में ट्रांसफर कर दिया जहाँ पे टैक्स बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये बहुत ही कम, बहुत ही लो टैक्स है। जैसे आप जानते हैं कुछ कंट्री में बहुत हाई टैक्स है, 30% तक का टैक्स पे करना पड़ता है। इंडिया USA यहाँ पे टैक्स रेट बहुत हाई है, बट कुछ ऐसी भी कंट्रीज है जहाँ पे टैक्स रेट बहुत कम है, दुबई या और भी कुछ कंट्रीज। तो वो करती क्या है कंपनीज, हर कोई चाहता है कि अपना टैक्स सेव करना, तो उन्होंने क्या किया है कि अपनी कंट्री में तो टैक्स नहीं पे किया, लेकिन किसी ऐसी कंट्री में पैसे को डाल दिया जहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं है, जीरो टैक्स या बहुत ही कम टैक्स है। ठीक है, तो उसी से बचने के लिए, उसके लिए निपटने के लिए OECD ने कुछ प्रैक्टिसेस बनाई है, उसी के बारे में यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, ट्रांसफर प्राइसिंग का क्या इम्पैक्ट है वही सब इसमें हम पढ़ रहे हैं। इसमें बोला है कि जब भी कुछ कंट्रीज जो है, मैनी वेल्थी और पावरफुल मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैव मैनेज टू अर्न ह्यूज प्रॉफिट। तो जो MNC कंपनीज है उसने बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न किया एंड पार्क देम इन कंट्रीज और डोमेन हैविंग नो और मिनिमम टैक्स, और उस पैसे को ऐसी जगह पे रखा, ऐसी जगह पे मतलब पार्क किया, मतलब जमा किया जहाँ पे कोई टैक्स नहीं है या बहुत ही कम टैक्स है। दीज आर नोन एज टैक्स हेवन, मतलब टैक्स से उनको बचत मिल गई, तो इनको हम बोला जाता है, इनको बोलते हैं टैक्स हेवन्स। वन ऑफ द मेजर्स टेकन बाय OECD, तो OECD चाहता है ऐसा कुछ ना हो, जो टैक्स इनका लायबल है तो टैक्स पे करे। तो OECD ने क्या रिकमेंड किया, उसने ट्रांसफर प्राइसिंग रूल्स जो है वो रिकमेंड किए। इस रूल्स में क्या बोला गया, तो ट्रांसफर प्राइसिंग रूल्स अप्लाई टू ऑल इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस टेकिंग प्लेस बिटवीन टू रिलेटेड पार्टी। तो जो भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस होंगी दो रिलेटेड पार्टीज के बीच में, तो वहां पे आपका OECD ने जो है ट्रांसफर प्राइसिंग को लेकर रूल्स बताया। मोस्ट ऑफ कंट्रीज हैव इनकॉर्पोरेटेड सच रूल इन देयर टैक्स लॉज। बहुत सारी कंट्रीज ने क्या किया कि वहाँ की अच्छी अच्छी MNCs या वहाँ की जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जिनकी बहुत सारी फॉरेन ब्रांचेस है, तो वो उस कंट्री का टैक्स ना पे कर पाए या टैक्स से वो बच पाए, तो उसके लिए वहाँ की कंट्रीज ने अपने टैक्स लॉ में ही जो है इसको ऐड कर दिया है कि आप अगर बाहर कहीं टैक्स नहीं पे कर रहे तो आपको जिस कंट्री में आपका ओरिजिनेशन है वहाँ आपको टैक्स पे करना है। ठीक है, वही हमारा ट्रांसफर प्राइसिंग है। It is believed that all corporate will so plan that in internal transactions with the related parties, they will manipulate the rate or charge in such a manner that that entity located in the tax haven will amass more profit। और ये जो ट्रांसफर प्राइसिंग का जो रूल्स है उसमें ये जो ट्रांजेक्शन्स हो रही है, मतलब क्रॉस बॉर्डर जो ट्रांजेक्शन्स हो रही है, पैसे को आप क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, बट ऐसी कंट्री में आप ट्रांसफर कर रहे हैं जहाँ पे टैक्स बहुत कम है या ना के बराबर टैक्स है, तो OECD में ट्रांसफर प्राइसिंग के रूल्स बनाए गए और उसमें ऐसी कंपनीज की छानबीन स्क्रूटनी की जाती है। और अगर वो अपने इस रूल का उल्लंघन करती है जो ट्रांसफर प्राइसिंग में बनाया गया इनके लिए, तो उसको जो है फाइनेंशियल बर्डन, मतलब कोई पेनल्टी इस तरह से जो है लगाया जाएगा। ठीक है, तो जब भी आप अपनी फाइनेंशियल कॉस्ट देख रहे हैं, देयर फॉर सुटेबल स्टडी एंड एनालिसिस, तो जब भी आप इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के बारे में हमने पढ़ा ना कि बाहर हम जो इन्वेस्ट करते हैं, पूरे चैप्टर में हमने इसके ऊपर काफ़ी न्यूमेरिकल देखे। तो जब भी आप इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो आपको जो ट्रांसफर प्राइसिंग का जो कंसेप्ट है ये भी याद रखना चाहिए कि जिस कंट्री में आप मतलब इन्वेस्ट करने वाले, जिस कंट्री में आप जो है अपनी ब्रांचेस खोलेंगे या कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलेंगे, ठीक है, आपको लगा कि फ़ायदा है, आपने अगर अपना
जो है टैक्स का भी बर्डन ऐड कर लिया कि टैक्स की भी वहाँ पे बचत होगी, वहाँ पे टैक्स नहीं है। पर आपको मालूम होना चाहिए कि ट्रांसफर प्राइसिंग का मैकेनिज्म काम करता है। तो ट्रांसफर में क्या है कि उस कंट्री में तो टैक्स नहीं है, पर जहाँ पे आप ओरिजिनेट हो वहाँ पे आपको जो है टैक्स में आपकी लायबिलिटी होगी। अगर आप उसका उल्लंघन करते हो तो आपको जो है पेनल्टी लगाया जाएगा। ठीक है, तो वही हमारा ट्रांसफर प्राइसिंग इसमें हो गया। चलिए, इसके साथ ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, लेट अस सम अप, और दो तीन क्वेश्चंस भी हम लोग देख लेते हैं। कैपिटल बजटिंग हम कब करते हैं? जनरली ये आपके लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट के लिए होता है। तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके रिगार्डिंग जो डिसीजन है उसका हम इवेल्यूशंस करते हैं कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो वहीं पे हमारे को कैपिटल बजटिंग हेल्प करते हैं। सी इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड है आईआरआर मेथड वुड फेवरेबल प्रपोजल विच हैव। तो आईआरआर यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड कहाँ पे ज़्यादा फेवरेबल होता है? तो ऐसे प्रोजेक्ट जहाँ पे स्टार्टिंग में आपका कैश इनफ्लो ज़्यादा होता है, तो शुरुआत में आपका ज़्यादा कैश का इनफ्लो होता है और बाद में कम होता है, यानी स्टार्टिंग में ज़्यादा कैश इनफ्लो है, तो वहाँ पे आपका आईआरआर मेथड बेटर रहता है। तो ए हो जाएगा, जहाँ पे कैश इनफ्लो अर्ली स्टेज ऑफ प्रोजेक्ट में हैवी, मतलब ज़्यादा कैश इनफ्लो होता है। तीसरा, द री इन्वेस्टमेंट एजप्शन इन द केस ऑफ आईआरआर। तो जो री इन्वेस्टमेंट एजप्शन होता है आईआरआर मेथड में, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड में, तो उसमें क्या एज्यूम किया जाता है? उसमें एज्यूम किया जाता है जो भी कैश फ्लो होंगी ना हमारे को, तो उसको हम दोबारा से अपने प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे। मतलब जो जो आपको कमाई होती जा रही है उस पैसे को आप अपने प्रोजेक्ट में लगाते जाएंगे, उसको बोलते हैं री इन्वेस्टमेंट। मतलब एक तो आपने इन्वेस्ट किया है, उससे आपको पैसे मिल रहे हैं, वो जो पैसे मिल रहे हैं उसको आप अपने प्रोजेक्ट में लगाएंगे, इसको बोला जाता है री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो कैश फ्लो कैन बी री इन्वेस्टेड एट द प्रोजेक्ट आईआरआर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीपल आईआरआर आर ऑब्टेन्ड। तो मल्टीपल आईआरआर जो है कब लिया जाता है? तो मल्टीपल आईआरआर तब लेते हैं, मान लीजिए किसी साल आपको कैश इनफ्लो हुआ, आउटफ्लो हुआ, इनफ्लो हुआ, आउटफ्लो, मतलब इस तरीके का ट्रेंड चलेगा। जहां पे आपका, यहाँ पे इन्होंने वर्ड यूज किया रिवर्स देयर साइन। रिवर्स देयर साइन मतलब किसी साल आपको प्रॉफिट हुआ, ठीक है, तो उसको प्लस साइन से दिखाया कैश इनफ्लो। किसी साल आपको लॉस भी तो हो सकता है ना, हमेशा जरूरी नहीं है कि बिजनेस में प्रॉफिट हो, कभी लॉस भी हो सकता है, आउटफ्लो। तो जब आपके साइन रिवर्स है, मल्टीपल है, कभी प्लस है, माइनस प्लस माइनस, इस तरह से जो है आपकी कैश इनफ्लो हो रही है, तो हम मल्टीपल आईआर को वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो जाएगा कैश इनफ्लो रिवर्स देयर साइन ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। साइन रिवर्स का मतलब कभी प्लस कभी माइनस, प्लस बताएगा इनफ्लो हो रहा है और माइनस बताएगा आउटफ्लो। तो जब भी कैश जो फ्लो है वो अपने साइन को रिवर्स करती है, तो वहां पे हम मल्टीपल आईआर का मेथड इस्तेमाल करते हैं। लास्ट में इन्होंने एक न्यूमेरिकल की बात की गई है, हमें आईआरआर रेट कैलकुलेट करना है, और 40,000 हर साल कैश इनफ्लो हो रहा है 10 सालों के लिए, और जो कॉस्ट है, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कितनी है? 2,26,009 इतने की कॉस्ट है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने का है, F1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर का पावर 1, ऐसी F2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर का पावर 2, सो ऑन। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट कितने की है? 226,009 इज इक्वल टू F1, पहली कैश फ्लो कितनी हो रही है? इसमें बोला है इसका कैश फ्लो 40,000 हो रहा है हर साल का 10 सालों के लिए। ठीक है, तो पहले साल भी 40,000, 1 प्लस आर का पावर 1, ऐसे ही दूसरे साल भी 40,000, 1 प्लस आर का पावर 2, ऐसे करते करते 10 साल तक आएंगे 40,000, 1 प्लस आर का पावर 10। ठीक है, अब हमें देखिए चार ऑप्शंस दिए हैं, तो अगर एग्जाम में पूछा जाता तो हम आर के बदले पहले 8 पुट करेंगे। ठीक है, फिर पूरा राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, देखेंगे ये वैल्यू आ रही नहीं आ रही, नहीं आएगी तो फिर 9 पुट करेंगे, नहीं आएगा तो फिर हम 10 पुट करेंगे, नहीं आएगा तो हम लोग 12 पुट करेंगे। इन चारों में से एक वैल्यू अगर आप पुट करेंगे, यहाँ पे डी आपका आंसर 12 दिया है, तो आप लोग सीधे जो है 12% यहाँ पे पुट करेंगे और राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। ठीक है, पूरा सॉल्यूशन के बाद देखेंगे कि ये वैल्यू आपको मिल जाएगी, तो वही आपका आर का वैल्यू 12%, इस तरह से जो आपको कैलकुलेट करना है। आईआरआर कैलकुलेट करने के लिए हमें बस हिट और ट्रायल लगाना होता है, खुद से तुक्का मारना होता है। ठीक है, उसी से हमारा सॉल्यूशन आता है, अदरवाइज उसका कोई ऐसा फॉर्मूला हम लोग नहीं बोल सकते। पर आपके तो एमसीक्यूज है, तो चार ऑप्शंस दिए होंगे, आप लोग सीधे अपने जो आपके एमसीक्यूज लगते हैं जैसे सी और बी ऑप्शन को आप ट्राई करें, नहीं आएगा तो फिर ए और डी आप लास्ट में ट्राई करें, इस तरह से जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ ये चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।